नमस्कार। जय हिंद। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और दैट इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्लेट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम आज समझेंगे कि टीआईपी क्यों करवाई जाती है, कब करवाई जाती है और करवाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और बहुत सारे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे कि पहचान परेड क्या होती है, पहचान परेड करवाने का क्या क्या उद्देश्य है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या है और इन संदर्भ में कानूनी जो लॉ में प्रोविजन रखे गए हैं, कौन कौन सी सेक्शंस में के बारे में बताया गया, पुलिस नियमावली के बारे में क्या बताया गया है, ये परेड जो वो कहां और कैसे करवाई जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में कौन से वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कंडक्टिंग द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। और टीआईपी के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं वो भी बात करेंगे। लास्ट में हम निष्कर्ष करके और फिर एक प्रश्नावली एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी इवैल्यूएशन लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप अपनी इवैल्यूएशन भी कर सकें। तो मैं ले चलूंगा आपको पहचान परेड क्या होती है, कि टीआईपी क्या होती है। ये एक अन्वेषण की प्रक्रिया है, ये एक अन्वेषण की प्रक्रिया है। अगर आपको दिखाई दे, ये एक अन्वेषण की प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है। जब किसी कोई अपराध होता है, जब कोई अपराध होता है कोई, और उस अपराध में किसी व्यक्ति की पहचान या किसी वस्तु की पहचान, कोई ऐसी वस्तु है उसकी पहचान या व्यक्ति की पहचान जो सस्पेक्ट है उसकी पहचान संदेह के घेरे में हो, तब टीआईपी करवाई जाती है। और ये किसी व्यक्ति की शिनाख्त, उसकी आइडेंटिटी स्थापित करने के लिए सारा काम करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक महिला, जैसे कि हमारा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है ड्रो, और इंटरसेक्शन जो जंक्शन जो है वहां से एक रास्ता गढ़जमूला की तरफ चला जाता है, एक सुजानपुर की तरफ चला जाता है, एक पालमपुर की तरफ चला जाता है। एक शाम के समय एक लेडी जो अब वो बाजार से सब्जी लेकर आती है, जैसे ही वो इंटरसेक्शन पे पहुंचती है तो दो मोटरसाइकिल सवार वो उसके पास रुकते हैं, फिर बोलते हैं कि आंटी जी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के लिए रास्ता कौन सा जाता है। तो वो लेडी ने जैसे ही ऐसे अपनी गर्दन जो वो टर्न की रास्ता दिखाने के लिए, भैया ये रास्ता जाता है, तो पीछे जो बैठा था मोटरसाइकिल राइडर पीछे, उसने उसकी गले पे ऐसा झपटा और उसकी सोने की चैन जो वो स्नैच करके ले गया। वो चिल्लाई, उतने में लोग इकट्ठे हो गए और वो फुल की तरफ भागे। अब वो लेडीज पुलिस स्टेशन में आती है और अपनी कंप्लेंट फाइल करवाती है। वो ये बोलती है कि ऐसे ऐसे मैं सब्जी लेने गई थी, जैसे मैं इतने बजे वहां इंटरसेक्शन चौराहे पे पहुंची तो दो लड़के आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, और मैंने जैसे गर्दन टर्न की तो पीछे जो बैठा था उसने मेरी गर्दन पे ऐसे झपटा और मेरी सोने की चैन लेके चले गई। वो साथ में बोल रही है कि इन लड़कों को मैंने पहले कभी नहीं देखा है, इन लड़कों को मैंने पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन अगर वो सामने आ जाएं तो मैं उनको पहचान सकती हूं। इस कंडीशन में ऐसे जब मतलब जो विटनेस है या कंप्लेनेंट है, विक्टिम है और जो अपराधी है, वो दोनों अजनबी हैं, वो दोनों क्या है, स्ट्रेंजर है आपस में। तो इस कंडीशन में वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो वो करवाना अनिवार्य है। कई बार सपोज करो कि एक मतलब मास्क लगा के बैंक लूटने के लिए चले जाते हैं, 5 लोग गए बैंक लूटने के लिए, अब मास्क लगाए कैसे पहचानेंगे। लेकिन बैंक मैनेजर ये बोलता है कि जब वो भाग रहे थे तो एक व्यक्ति का मास्क जो नीचे गिर गया था और उसको मैंने शक्ल से पहचान लिया था, पहले नहीं जानता हूं, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं। या मामले में कोई ऐसी वस्तु है, मतलब जैसे गहने हैं या कोई गाड़ी है इन्वॉल्व है जिसकी पहचान टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाना जरूरी है, तो उस कंडीशन में
ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाती है, जिससे अपराध में शामिल व्यक्ति की या कोई वस्तु है उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश की जाए, और कोई इनोसेंट आदमी है जिसको गलत तरीके से फंसाया गया तो उसको निर्दोष साबित करने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और आगे हम ले चलेंगे। पहचान परेड करवाने का उद्देश्य क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया कि पहचान परेड करवाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि वास्तव में ही अपराधी ने अपराध किया है या नहीं, या जिस संपत्ति को बरामद किया गया है उसका अपराध से संबंध है या नहीं। पहचान परेड से पुलिस यह भी सुनिश्चित करती है कि उसका अन्वेषण जो वो सही ट्रैक पे, राइट ट्रैक पे चला हुआ है, और तथा पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर घटना में शामिल अपराधी की पहचान करके सजा दिलवाना तथा निर्दोष व्यक्ति को, जो मैंने पहले ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू, कि इनोसेंट आदमी को जो वो उस चीज से बचाना है, और दोषी के खिलाफ ऐसी प्लॉजिबल एविडेंसेस प्रूव करना है कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम। राइट। आगे पहचान परेड के संदर्भ में क्या क्या कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, तो सबसे पहले ये धारा 54 में यह बताया गया है कि ये धारा 54 में जो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन, पहले 54A हुआ करती थी, अब 54 में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की पहचान परेड करनी हो तो 54 में बताया गया, और जब कोई व्यक्ति डिसेबल्ड है, अपंग है, आइडेंटिफाई करने वाला, तो मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मैजिस्ट्रेट जो वो अपनी देख रेख में उसको कंडक्ट करेगा। फिर साथ में धारा 7 भारतीय साक्ष्य BSA, पहले 9 हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट की, अब जो वो 7 आ गई है, तो इसमें इसकी रेलिवेंसी के बारे में बताया कि रेलिवेंट कहां, अगर इफ यू आर गोइंग टू कंडक्ट द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, तो रेलिवेंसी जो वो BSA की सेक्शन 7 में होगी। इसी तरह 327 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन में यह बताया गया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जब कंडक्ट करते हैं उसके बारे में बताया गया है 327 में। ये 200 कानून ए हुआ करती थी CRPC की, और पुलिस नियमावली में 1934 में 2632 में बताया गया, और फॉर्म संख्या 2632 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये प्रोविजन जो मैं बता रहा हूं 54A थी CRPC पहले, ये BNSS की 54 होगी। ये 7 की जगह पहले 9 थी, जो कि इंडियन एविडेंस, ये 7 हो गई है। ये 327-291A थी, ये 327 जो वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की होगी है, और पुलिस नियमावली जो है एज इट इज है 2632 और 2632 एक फॉर्म है। तो ये आपको समझ में आ रही होगी बात। अब आगे ले चलते हैं आपको कि पहचान परेड कैसे और कहां करवाई जाती है। कि जब भी आपने पहचान परेड करवानी है जी, जब भी जो थाना प्रभारी है वो जो जुरिस्डिक्शन वाला मैजिस्ट्रेट है उसको एप्लीकेशन देगा, और ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो जनरली मैं बता रहा हूं, ये जेल में, जेल के कॉम्प्लेक्स परिसर में करवाई जाती है, और मैजिस्ट्रेट अगर चाहें तो जेल के बाहर भी करवा सकते हैं। वो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी आदेश दे सकते हैं ऐसा कंडक्ट करने के लिए, लेकिन ध्यान रखें कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो वो कभी भी पुलिस स्टेशन में नहीं करवाई जाती है, यानी कि पुलिस स्टेशन को छोड़कर मैजिस्ट्रेट जो वो कहीं भी करवा सकते हैं परिस्थितियों को देखकर। तो अमूमन क्या कहां होती है कि जेल में, और अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो वो परिस्थितियां देखकर कहीं भी करवा सकते हैं, ये ऐसा बताया गया है। ये मैंने आपको बताया कि जब किसी व्यक्ति संपत्ति की पहचान करवाई जानी हो तो थाना प्रबंधक अधिकारता रखने वाले मैजिस्ट्रेट को पहचान परेड करवाने हेतु अनुरोध करेगा। अधिकारता रखने वाला मैजिस्ट्रेट पहचान परेड करने के आदेश जारी करेगा। सामान्यतः पहचान परेड न्यायिक जेल में करवाई जाती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में मैजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन पुलिस थाना को छोड़कर कहीं भी उचित स्थान पर करवाई जा सकती है। तो पुलिस स्टेशन में डिक्टेशन हो सकती है, पुलिस स्टेशन में वो मतलब शक के दायरे में वो चीजें आ सकती हैं, इसलिए ऐसा बताया गया।
पहचान परेड के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट, द पॉइंट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कंडक्टिंग द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो इसमें बोला गया कि सबसे पहले पहचान परेड जितना जल्दी हो सके करवा लेनी चाहिए। देरी की दशा में इसकी प्रासंगिकता के बारे में, रेलिवेंसी के ऊपर जो वो प्रश्न पैदा हो सकता है कि एज सून एज पॉसिबल इट शुड बी कंडक्टेड। इसकी रेलिवेंसी पे कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क चिन्ह ना लगना चाहिए। पहचान परेड करवाने से पहले अपराधी को मफल्ड फेस, ढका हुआ चेहरा में रखे ताकि उसकी पहचान। जब भी ऐसे केस में किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो पुलिस का सबसे पहला काम है कि उसको मफल्ड कर दें, उसके चेहरे को ढक दें ताकि उसकी पहचान जो वो सार्वजनिक ना हो सके। तीसरे पॉइंट में बोला गया कि पहचान परेड उन्हीं मामलों में करवाई जानी चाहिए जब अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद न हो, ना ही उसकी पहचान करता ने उसे पहले देखा हो। कि अभियुक्त का नाम जो वो एफआईआर में दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर नाम दर्ज हो गया तो उसका मतलब आइडेंटिटी उसकी डिस्क्लोज होगी और शिकायतकर्ता या गवाह उसको पहले से ना जानता हो, ये इसकी कंडीशन। अगर जानता हो तो फिर देयर इज नो यूज टू कंडक्ट द टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। फिर अगले पॉइंट में बोला गया है टीआईपी करवाने से पूर्व अगर आरोपी को गिरफ्तार की जाता है तो उसका चेहरा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा बल्कि ढक कर रखा जाएगा। इसी प्रकार हवालात में भी आरोपी की पहचान गुप्त रखने के लिए पर्दे लगाए जाएंगे। जो पुलिस का डिटेंशन सेल होता है, पुलिस का डिटेंशन सेल, अगर आप टीआईपी करवाने जा रहे हैं तो डिटेंशन सेल में भी वो उसकी सलाखों में पर्दे लगाए जाएंगे ताकि उसकी आइडेंटिटी जो वो किसी आदमी को डिस्क्लोज ना हो। राइट। अगले पॉइंट में शिनाख्त करते इसमें पुलिस अधिकारी वहां मौजूद नहीं होगा। ये तो पक्का है कि पुलिस अधिकारी जो वो टीआईपी के दौरान जो वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। यदि एक व्यक्ति की पहचान करवानी है, यदि एक व्यक्ति की पहचान करवानी है तो लगभग 1:8 की संख्या में व्यक्ति खड़े किए जाएंगे। ऐसा होता है कि अगर एक ही व्यक्ति आइडेंटिफाई करना है एक ही विटनेस द्वारा, तो जेल में ऐसे अरेंजमेंट किए जाते हैं कि उसी व्यक्ति के जिसको आपने जो सस्पेक्ट है उसी व्यक्ति के कद काठी के 8 व्यक्ति खड़े किए जाएंगे उसी वेशभूषा में, उसी कद काठी के उसी वेशभूषा में। वो 8 व्यक्ति जो आपने पिक्चर नंबर 1 में जो देखा था कि वो ही ड्रेस होगी सभी की और एक ही कद काठी होगी, वो खड़े किए जाएंगे। और पहचान परेड में शामिल के व्यक्ति की कद काठी व चेहरे लगभग मिलते जुलते होने चाहिए। ये बताया गया मिलते जुलते, सभी व्यक्तियों का पहनावा एक जैसा होना चाहिए। साक्षी द्वारा अभियुक्त की पहचान सही व स्पष्ट होनी चाहिए। जो अगर गवाह उसको आइडेंटिफाई कर रहा है वो क्लियर होनी चाहिए। और जो सस्पेक्ट है उसको अपॉर्चुनिटी अकॉर्ड की जानी चाहिए कि वेयर एवर यू वांट टू स्टैंड इट्स योर डिस्क्रिप्शन, कि आप उन 7-8 व्यक्तियों में कहां खड़ा होना चाहते हैं वो उसको वहां खड़ा होने की इजाजत दी जाएगी। तो अगर एक से ज्यादा साक्षी द्वारा पहचान की जानी है, अगर पहचान करने वाले 2 व्यक्ति हैं, 2 जो साक्षी हैं, तो पहचान परेड प्रक्रिया खत्म होने तक साक्षियों को एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर 2 व्यक्तियों ने आइडेंटिफाई करना है किसी सस्पेक्ट को, तो जो आइडेंटिफाई करने वाले हैं उनको आपस में मिलने नहीं दी जाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति बोलेगा कि मैं फलाने नंबर पे, उस नंबर पे जो व्यक्ति खड़ा था इसको मैंने आइडेंटिफाई किया, तो उनकी मुलाकात जो वो ऐसे अलग रखी जाएगी, उनको आपस में बातचीत करने के लिए नहीं रखा जाएगा। फिर आगे बोला गया है कि एक से अधिक साक्षी द्वारा पहचान की जाने की दशा में पहचान में शामिल की गए व्यक्ति के स्थान को बदलते रहना चाहिए। जो कि मैंने बोला कि अगर 2 व्यक्ति कर रहे हैं तो जैसे तीसरे नंबर पर खड़ा है और दूसरा व्यक्ति जब आइडेंटिफाई करने आएगा तो 7वें नंबर पर खड़ा कर देगा। अदरवाइज जो पहले आइडेंटिफाई करके गया तो वो बोल देगा कि मैंने तीसरे नंबर वाले व्यक्ति को जो वो मैंने इशारा किया है, इसको इंडिकेट किया है, तो उनकी रिप्लेसमेंट जो अब वो दूसरे नंबर पे, अगले नंबर पे कर देनी चाहिए। फिर यह भी सुनिश्चित करें कि शिनाख्त करने वाला साक्षी अभियुक्त को पहले से नहीं जानता हो। ये तो पहले बात की है कि जो शिनाख्त करने वाला गवाह है वो पहले उसको नहीं जानता था।
यदि पहचान परेड न्यायिक जेल में करवाई जाती है तो जेल अधिकारी परेड के दौरान मौजूद रहेंगे। जो अगर जेल में करवाई जा रही है तो वहां के जेल के अधिकारी परेड के दौरान मौजूद रहेंगे। दो गवाह भी खड़े होते हैं वहां पे, दो विटनेसेस भी रहते हैं। वो मैजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि विटनेस कौन कौन खड़े रहेंगे, पुलिस वाले नहीं खड़े रहेंगे। पहचान परेड के दौरान स्वतंत्र गवाह मौजूद रहेंगे तथा पहचान परेड से पहले मैजिस्ट्रेट द्वारा गवाहों को पूरे तथ्यों से अवगत करवाया जाएगा। तथ्य से अवगत जो गवाह हैं उनको अवगत करवाया जाएगा तथा टीआईपी पूरी होने के बाद पहचान परेड करवाने वाला मजिस्ट्रेट पहचान परेड मेमो का गवाहों को पढ़कर सुनाएगा तथा मेमो पर हस्ताक्षर। ये मजिस्ट्रेट की कार्रवाई है। पहचान परेड संचालित करने वाला मजिस्ट्रेट अपने पहचान ज्ञापन में इस बात का उल्लेख करेगा कि क्या गवाह ने आरोपी को सीधे पहचाना या कुछ हिचकिचाहट करके बाद में गलत व्यक्ति को इंगित करने और बाद में फिर खुद को सही करने के बाद, मतलब जो भी वो वहां पे एक तो वीडियोग्राफी की जाएगी, तो वीडियोग्राफी में सारी चीजें वो आ जाती हैं कि कैसे कैसे उसको आइडेंटिफाई किया। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। फिर मैजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए पहचान ज्ञापन में परेड केस में स्थान और तिथि के संबंध में विवरण होना चाहिए। गवाहों का विवरण व पहचान परेड में शामिल किए गए व्यक्ति के नाम इत्यादि, ये सारी चीजें उसमें आ जानी चाहिए। पहचान परेड से पूर्व अपराधी को अवसर दिया जाएगा कि वह जहां लाइन में खड़ा होना चाहता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। पहचान परेड की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत मैजिस्ट्रेट से एक सर्टिफिकेट जो मैजिस्ट्रेट साहब देते हैं उसको ऑब्टेन कर लेना चाहिए। ये सर्टिफिकेट होता है जी, आइडेंटिफिकेशन परेड का ये सर्टिफिकेट होता है। इसमें सारी चीजें लिखते हैं, केस है, फाइल नंबर वगैरह, और ये सर्टिफिकेट जो वो मैजिस्ट्रेट साहब देते हैं, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहचान परेड टीआईपी के संबंध में क्या क्या निर्णय दिए, तो एक लेटेस्ट जजमेंट है विनोद नसमुल्ला वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये 2025 फरवरी का केस है। इसमें यह बोला था कि इन दिस केस एससी हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बिकम इनवैलिड इफ विटनेसेस आर नॉट एग्जामिन्ड इन ट्रायल। अगर जिन लोगों ने, जिन विटनेसेस ने उनको आइडेंटिफाई किया है बोलते, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर उनको एग्जामिन नहीं किया जाता है कोर्ट में, तो वो ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो वो नल एंड वाइड, इनवैलिड समझी जाएगी। तो ये केस रोबरी का था, जिसमें बस में रोबरी थी और ड्राइवर और कंडक्टर ने टीआईपी में उनको आइडेंटिफाई किया था, लेकिन बाद में उन दोनों को, ड्राइवर और कंडक्टर को, जो वो एग्जामिन नहीं किया गया था, इस कारण जो वो उनको बरी कर दिया गया था जो अपराधी थे। अगले केस में बोला, ये 2025 का लेटेस्ट केस है फरवरी का, मुकेश सिंह वर्सेस द स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, 24 अगस्त 2023 का केस है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड डज नॉट वायलेट द आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कि बोलते भी ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो कोई बोले कि मेरा ये राइट है, चुप रहने का अधिकार है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिए हैं उसको वायलेट करता, तो वो ऐसी चीजें नहीं मानी गई है। लियाकत अली वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, ये भी लेटेस्ट है केस, ये 2025 का जून का है, और ये हिमाचल हाई कोर्ट का डिसीजन दिया है कि ये बोला कि टीआईपी इज नेसेसरी इफ एक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेसेस आर स्ट्रेंजर। ये मोस का केस है, मस्जिद का केस है, जहां पे विटनेसेस ने जो अभियुक्त थे उनको कोर्ट में ही आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया था। तो उसमें बोला कि जब विटनेस और एक्यूज्ड पर्सन जो वो टोटली स्ट्रेंज है, तो वहां पे ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो वो नेसेसरी होती है वहां पे करवानी चाहिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, लैंडमार्क जजमेंट थी, सिद्धार्थ वशिष्ठ और मनु शर्मा वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2010 का केस था, जिसको कि जेसिका लाल मर्डर केस भी समझा जाता है। ये बार में जेसिका लाल एक लड़की थी, वो ये जो था सिद्धार्थ वशिष्ठ था, ये वहां बार पे गया और वहां पे शराब की मांग करता है, और बार बंद हो चुका था। इसने बोला जेसिका लाल ने कि वो जो बार जो वो बंद हो चुका है,
और उसने अपनी पिस्टल निकाली और उसको हिट कर दिया और मार दिया। निचली अदालत ने उसको छोड़ दिया था कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो वो नहीं थी। और इसके फिर बाद में इसका हाई कोर्ट में गया तो, और जब छोड़ा था तो एक पिक्चर भी बनी थी, नो वन किल्ड जेसिका, 2011 में। और उस फिल्म में रानी मुखर्जी और विद्या बालन ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था। तो ये केस था। बाद में कोर्ट ने ये बोला, इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, व्हाट इट इज ओनली कॉर्रोबोरेटिव इन नेचर। ये याद रखना कि ये कोई ठोस सबूत नहीं है टीआईपी, ये कॉर्पोरेटिव है। कि जैसे हम 145 इंडियन एविडेंस और 157 में पढ़ते थे ना, तो अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन अपनी 148 और 160 हो गई है। 160 में कॉर्पोरेशन के लिए वो उसको जो वो पिछली जो बातें की गई हैं उनको कॉर्पोरेट करने के लिए 160 बीएसए की यूज होती है। तो कोर्ट ने ये बोला कि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, what it is only corroborative in nature, though it is substantive piece of evidence if it is held in court। अगर वो कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन होती है, कोर्ट में कि आप इसको पहचानते हैं, जैसे कि जाते हैं कि तो बोलते तब ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। फिर अगले के, इफ टीआईपी इज नॉट कंडक्टेड द कोर्ट डिडंट ट्रीट इट एज फैटल टू द प्रोसिक्यूशन केस। अगर नहीं करवाती है तो बोलते ये नहीं बोला गया कि ये फैटल है कि प्रोसिक्यूशन केस के लिए और भी प्लॉजिबल एविडेंसेस हो सकती हैं दैट कैन हेल्प टू प्रूव द केस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। द कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट द टीआईपी इज नॉट ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर लॉ, इट इज मेयरली ए टूल फॉर इन्वेस्टिगेशन नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस इन इटसेल्फ। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टूल का रोल प्ले करती है, मतलब एक एड है। ये एड है कि वो किन चीजों को उनकी इन्वेस्टिगेशन जो वो सही डायरेक्शन में चली हुई है, जो उसमें नॉमिनेट किए गए हैं एक्यूट पर्सन बाकायदा की उन्होंने ऐसा अपराध किया है, इन्वॉल्व रहे हैं, तो वो इन चीजों को प्रूव करने के लिए ये सारी चीजें करवाई जाती हैं। अगले केस में याकूब अब्दुल रजाक मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 21 मार्च 2013 का केस है जी। यहां बोला गया कि जहां साक्षी अदालत में अभियुक्त की पहचान करने में विफल हो जाए, कि टीआईपी तो पहचान लिया लेकिन कोर्ट में जो वो उसको पहचान नहीं पा रहा है, तो कोर्ट ने ये बोला कि घटना के 2.5 साल की अवधि के बाद अदालत के सामने गवाह अभियुक्त की पहचान करने में विफल रहा। तो बोले सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लंबे समय के बाद जो वो मेमोरी जो है कई बार फेड हो जाती है, वीक हो जाती है, डल हो जाती है, तो बोलते ये जरूरी नहीं है। लेकिन पहचान परेड के दौरान जो घटना के तुरंत बाद आयोजित की गई थी उसमें गवाह ने आरोपी की सही पहचान की थी, तो इस केस में ये बोला गया था। फिर एक रासाजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2013 का केस है। टीआईपी का प्रमाणिक महत्व क्या होता है, रेलिवेंसी क्या होती है, तो उन्होंने वो ही बात दोहराई कि इट इज नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। इसका उपयोग सेक्शन जो मैंने सेक्शन जो आपको 148 और 160 बीएस से बताई कि इसकी कोरोबरेशन या कंट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकती है, ये सारी चीजें करवाई जी। फिर लास्ट में हम निष्कर्ष कि इसका कंक्लूजन क्या है, तो इसमें यह बताया गया कि पहचान परेड करवाने का प्रमुख उद्देश्य वास्तविक अपराधी को अपराध के साथ जोड़ना तथा अन्वेषण को सही दिशा में लेकर जाना, अपराधी को न्यायालय में सजा दिलवाना होता है। पुलिस अधिकारियों को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी केस में किसी संदिग्ध की पहचान परेड करवाई जानी हो तो संदिग्ध को गिरफ्तार करने पर उसकी पहचान को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाना चाहिए, तथा जब भी घटनास्थल चिकित्सा परीक्षण या न्यायालय में ले जाया तो उसका चेहरा ढका होना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी भी दशा में संदिग्ध की पहचान सार्वजनिक न हो। पुलिस अधिकारियों को पहचान परेड के संबंध में पूरी पारदर्शिता पर सावधानी से काम करना चाहिए। तो ये इसका कंक्लूजन है। अब हम एमसीक्यूज डील करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पहचान परेड को प्रासंगिक बनाती है, रेलिवेंट बनाती है। तो ये बीएसए की कौन सी सेक्शन है, तो बीएसए की सेक्शन जो है वो धारा 7, पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसकी सेक्शन थी 9, तो आपका आंसर होगा धारा 7। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
कि कौन सी धारा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड से संबंध रखती है, से संबंधित है। तो ये सेक्शन है आपकी 54, सेक्शन 54, सेक्शन 54। ये पहले 54A हुआ करती थी जो सीआरपीसी थी। अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब गवाह और आरोपी एक दूसरे से पहले नहीं जानते हो तो पहचान परेड आवश्यक नहीं है। दूसरे पॉइंट में एक औपचारिकता है, तीसरे पॉइंट में आवश्यक है और निषिद्ध है। तो पहचान जब आरोपी और गवाह बिल्कुल अजनबी हो तो पहचान परेड जो वो आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है। पहचान परेड का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न पैदा होता है कि पहचान परेड का उद्देश्य क्या होता है, कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू कंडक्ट द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। सजा देना, अपराध सिद्ध करना, अन्वेषण में सहायता देना, अभियोजन को समाप्त करना। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है अन्वेषण में सहायता करना। ये एक टूल का रोल प्ले करती है ये टीआईपी, कि पुलिस को कि जो संदिग्ध है, सस्पेक्ट है, जिसका नाम वो चला हुआ है, क्या वास्तव में वो केस में इन्वॉल्व है या नहीं है। तो ये अन्वेषण में सहायता देना। निम्न में से कौन सी बात सही है? ये प्रश्न। पहचान परेड न्यायालय में साक्ष्य का अंतिम रूप है, कि ये एक सब्सटेंटिव पीस है। पहचान परेड केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने होती है, कि बोलते हैं कि सिर्फ न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने होती है। तो आपका ये भी आंसर जो वो गलत है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी डायरेक्ट किया जा सकता है कि आप पहचान परेड करवाओ। ये पहला भी गलत है। दूसरा भी, पहचान परेड का परिणाम दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होता है, कि बोलते भी कि कन्विक्शन देने के लिए पहचान परेड की आउटकम जो है वो काफी है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत है। तो सही स्टेटमेंट जो वो पहचान परेड कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं होता है, कि ये एक इंडिपेंडेंट जो वो ये आपकी एविडेंस नहीं होती है, प्लॉजिबल एविडेंस नहीं होती है। इट रिक्वायर कॉरबोरेशन, इट रिक्वायर कॉरबोरेशन। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि टीआईपी इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, रादर इट इज ए कॉरबोरेटिव एविडेंस, जो कि मैंने आपको 160 जो इंडियन एविडेंस एक्ट की। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके आप इसका रिप्लाई करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार टीआईपी का महत्व कब होता है। तो इसका जब आरोपी और गवाह परिचित हो, जब आरोपी और गवाह अजनबी हो, जब आरोपी पहले से गिरफ्तार हो, जब कोई अन्य साक्ष्य न हो। तो इसका आप आंसर जो वो मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसमें से आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये जो मैंने क्वेश्चन बताए कि ऐसे क्वेश्चन जो वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यू शुड बी वेल फैमिलियर विद दीज प्रोविजंस ऑफ द टीआईपी। Thank you very much. Have a good day.